हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक डोडामनी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की, जिनको इंडिया में हम बिग बुल के नाम से जानते हैं। जैसे यूएस में वॉरेन बफेट को जाना जाता है उनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वैसे इंडिया में जो इंडिया के वॉरेन बफेट है वो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी है। दोस्तों, एज अ सीए उन्होंने 80s में उनका करियर चालू किया था। लेकिन जैसे हर कोई सीए मार्केट में इंटरेस्ट लेता है, वैसे उन्होंने भी धीरे धीरे मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुछ 15,000 से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और मेरे ख्याल से सेसा गोवा था। और फिर उन्होंने जैसा पैसा बनाना शुरू किया तो कुछ पैसा उठा के उन्होंने इंटरेस्ट पे, और वहाँ से जो उन्होंने अच्छा खासा उनका जो जर्नी शुरू किया, कमाई शुरू किया, वो आज 16,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। उनका जो पर्सनल पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 11,000 करोड़ का वो पोर्टफोलियो है, और जो उनका वाइफ के नाम से है और उनका रारे एंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी है उसके नाम पे है। तो ऐसा टोटल तीनों का पकड़ के कुछ 16,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो मिड कैप्स होते हैं उनका भी इतना टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता जितना राकेश झुनझुन का अकेले का वेल्थ है। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े इन्वेस्टर है वो। तो दोस्तों, कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी कम वैल्यूएशन पे और उनका फ्यूचर पूरा स्टडी करके उन्होंने बाय किए थे, जिसमें से टाइटन आप सभी को पता है कि जो टाटा की कंपनी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर, एक्सेसरीज अलग अलग, तो इन सब में वो काम करती है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर आप अभी जो लॉकडाउन है वहाँ पे जो रिस्क ऑफ ट्रेड शुरू हुआ है उसके वजह से जो गोल्ड का जो प्राइसेस बढ़ा है, शूट किया है 48,000 तक, आगे जाके हो सकता है वो कि नेक्स्ट ईयर तक 60,000 तक भी पहुँचे, ऐसे लोगों का कहना है। तो इस वजह से इतने सारे लॉकडाउन के समय पे भी आप देखोगे तो टाइटन ज़्यादा गिरा नहीं था, गिरा था उतना रिकवर भी हुआ है। लेवल पे ये हमेशा मिलता है, तो अभी 900 के आसपास है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हो। दूसरा जो उनका पिक है वो एस्कॉर्ट्स है। तो एस्कॉर्ट्स जो एग्रीकल्चर का काफ़ी बड़ा स्टॉक है, एम के बाद मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर के लिए एस्कॉर्ट को ही पसंद किया जाता है। तो उनका पोर्टफोलियो में वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे स्टेक है उनका। दूसरा जो क्रिसिल है, क्रिसिल में आप सभी को पता है रेटिंग एजेंसी का बिजनेस होता है, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन जो सीए होते हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती है, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो इंडिया में भी लिस्टेड इकरा, क्रिसिल जैसे प्लेयर्स हैं, उसमें से क्रिसिल उनका इन्वेस्टमेंट है, और क्रिसिल में भी उन्होंने अच्छा खासा कमाया है। क्रिसिल में हमको मौका मिलता है क्योंकि एक साल में काफ़ी नीचे आया है, नेगेटिव रिटर्न्स ने दिए हैं, तो वहाँ पे हमको मौका है। तो जिसको समझ में आता है वो ले सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जो हमको समझ में आए मार्केट, वहाँ पे ही हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रिसिल एक उनका इन्वेस्टमेंट में है। उसके अलावा फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक मुझे याद है अभी भी कि 60, 65, 70 लेवल पे जब मिलता था तभी उन्होंने लिया था, और अराउंड वो 105, 110, 125 तक भी जा चुका है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा उन्होंने कमा किया था, और अभी वो 50 रुपया पे आया है, तो काफ़ी नीचे आया है फेडरल बैंक। एंड मैं समझता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स को उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये साउथ में बेस्ट कंपनी है, बैंक प्राइवेट बैंक है जिसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला था। मेरे ख्याल से जो फ्लड आया था और उसके बाद जो एनपीएज शुरू हो गए अलग अलग सेक्टर में के जो बड़े बड़े निवेशक हैं उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया। तो काफ़ी रीजंस है जिसकी वजह से फेडरल इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और ये काफ़ी नीचे चला गया था लॉकडाउन में, तो वहाँ से अच्छा अभी रिकवर भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको आप खरीदोगे तो ये
लॉकडाउन खुलते खुलते 75 पे पहुंच जाएगा, और उसका जो ये है मतलब एक क्वार्टर में अगर उसने इम्प्रूवमेंट दिखाया, एनपीएस कम किया और बिजनेस फिर से उन्होंने पटरी पे लाया, तो ये आपको स्टॉक डबल होते हुए भी दिख जाएगा। तो ये एक जो है उनका पोर्टफोलियो में है। तो ऐसे खरीदे हैं रैलीज जैसा, टाटा ग्रुप का ही अलग कंपनी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करता है, वो उनका एक रिसेंट परचेस है, बाइंग उन वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा बाइंग किया है। हम सबको पता है कि जैसे राकेश झुंझुनवाला कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हर जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो उस कंपनी का एनालिसिस करना शुरू कर देता है, और फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बिना कुछ सोचे समझे आग बंद करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जबकि राकेश झुनझुनवाला का जो रिस्क एपेटाइट है वो काफ़ी हाई है, हमारा वैसे नहीं है। मुझे अभी भी याद है लुपिन जैसा स्टॉक उन्होंने खरीदा था, बहुत साल तक अंडर परफॉर्मेंस दे रहा था। अब आप खुद सोचिए कि रिटेल इन्वेस्टर क्या इतना अंडर परफॉर्मेंस झेल सकता है, क्या हमारा इतना कैपेसिटी है। तो मैं समझता हूँ कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना ये गलत है। हाँ, अगर उनका जब बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप का इन्वेस्टमेंट रहे, उसमें आप उनको फॉलो कर सकते हो, है उसमें एंट्री करके मतलब नहीं बनता। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि उनका रिस्क एपेटाइट और अपना रिस्क एपेटाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज मैं ये वीडियो नाकी झुनझुनवाला जी का बेट्स पे बात करने के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो उनको बधाई देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि उनका 60वां बर्थडे था। तो विश यू हैप्पी बर्थडे राकेश जी। एंड मैं उनका जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ, मेरे ख्याल से कल ही हुआ है, वो दलाल सॉरी विजार्ड्स ऑफ दलाल स्ट्रीट नाम का एक प्रोग्राम आता है, जो रमेश दमानी जी है, जो हमको पता है मेंबर भी है एक्सचेंज के। तो उनका ये वो काफ़ी जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है उनका इंटरव्यूज़ लेते हैं, जो ब्रोकरेज फर्म के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्होंने लगभग 15 साल बाद उनका राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू लिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने उनको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी कभी भी कोई स्टॉक्स को रिवील नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कोई स्टॉक उसमें काफ़ी बाइंग आ जाएगी, लोग आग बंद करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो खैर उन्होंने ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक बात तो नहीं की एज़ यूजुअल, लेकिन उन्होंने हिंट्स काफ़ी दिया है, और मैं समझता हूँ वो उनके जो पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा। पहला तो पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो ये है कि मार्केट में कमिटमेंट मिसिंग है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि जो भी बाइंग हो रही है वो शायद ट्रेडर्स की बाइंग हो रही है। यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो कर रहे हैं वो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज नेट सेलर है। एफआईआईज ने कहीं पे भी अच्छी मतलब बाइंग की नहीं है, और जो डीआईआईज है वो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और काफ़ी कम स्टॉक्स में उनका इन्वेस्टमेंट है, और वो भी अपना इन्वेस्टमेंट खाली कर रहे हैं जब जब कोई भी एक निगेटिव ट्रिगर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने सबसे पहला बात ये किया है कि मार्केट में कमिटमेंट मिसिंग है। तो जब कमिटमेंट मिसिंग होता है उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो मार्केट है वो फंडामेंटल से कहीं दूर है, मतलब फंडामेंटल्स नहीं है मार्केट का। तो कंपनीज का अर्निंग नहीं है, जो लॉकडाउन है उसमें काफ़ी कंपनीज को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट इतना अच्छा खासा चल रहा है। तो वो क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने का काम खुद वो बुल है 1981 से जो मार्केट चला है, उन्होंने अब तक उसको बुल मार्केट ही रखा है। और जो भी करेक्शन इसमें हो रहा है, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम में जो करेक्शन हुआ था, फॉल हुआ था, जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के समय फॉल हुआ था, ये तीनों बड़े बड़े फॉल उन्होंने देखे हैं, और उसके बावजूद उन्होंने अपना बुलिश व्यू हमेशा मेंटेन रखा है।
कहना है कि बियरिश हम मार्केट को कब कहेंगे, जब मार्केट 15 20 30 साल तक निगेटिव रिटर्न्स दे या काफ़ी कम रिटर्न दे या साइडवेज चले। तो हमने ग्लोबली 1929 का जो मंदी था यूएस का, उसके बाद 20 30 साल वहाँ पे जो चला था वो बियरिश फेज था। तो वैसा फेज इंडिया में जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से कभी नहीं देखा है। तो इसीलिए उनका ये मानना है कि इंडियन मार्केट बुलिश मार्केट है, ये कोई डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए इसमें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, इसमें ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि मार्केट में कमिटमेंट मिसिंग है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मार्केट ये ट्रेडर्स ने चलाया हुआ मार्केट है, और इसमें कोई भी निगेटिव अगर ट्रिगर आ जाता है तो ये मार्केट फिर से अच्छा खासा क्रैश होगा। और उनका ये मानना है कि 500 पॉइंट का जो फॉर्मल है, तो उन्होंने एक हिंट दिया है कि अगर करेक्शन भी आता है तो वो ज़्यादा नहीं आएगा, एक 500 पॉइंट तक। क्योंकि उनका भी ये मानना है कि जिन्होंने जो मार्च का जो बॉटम देखा है वो मार्च का बॉटम है, वो उससे नीचे भी मार्केट जाएगा नहीं। जितना भी मार्केट को लॉकडाउन और कोविड का सब डिस्काउंट करना था उसने उसी समय पे कर लिया, इसलिए मार्केट 500 पॉइंट 600 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो उसमें जो रमेश दमानी जी ने जो एक लीड करने का जो लीडिंग क्वेश्चंस पूछे थे उसके वजह से उनको वैसे आंसर मिले हैं। लेकिन खैर हम उनका जो इंटरव्यू है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बात भी हमको डिस्कस करनी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जिसको हम लोग पीएसयूज कहते हैं, तो पीएसयूज में जो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, कंपनीज काफ़ी अच्छी चलेगी और हो सकता है कि वो जो आने वाला बुल रन है उसको लीड करेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही है। जब उनको ये पूछा गया कि आपको क्या आप पीएसबीज के बारे में यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बुलिश है, तो उनका जवाब ना था कि नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखता भी नहीं। तो उसका मतलब ये बनता है कि बीपीसीएल, कॉनकॉर, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, आईटीआई ऐसे जो स्टॉक्स है जहाँ पे सरकार विनिवेश काम कर रही है, धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइज या कॉर्पोरेटाइज करने की बात कर रही है, वहाँ पे राकेश झुनझुनवाला पॉजिटिव है, उसके बारे में उनका राय बहुत बुलिश है। तो वो एक तीसरा पॉइंट है जो हमको क्यू देता है कि हमको कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 साल में वो हमको 50 से 70-80% तक का रिटर्न दे दे। ठीक है, तो बीपीसीएल, कॉनकॉर ये सब स्टॉक्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद और एक बात उन्होंने कही है, वो अच्छी कही है। उन्होंने ये कहा है कि एनबीएफसीज को कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि जो मार्केट चल रहा है, जो स्टॉक्स फाइनेंशियल्स के चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि सरकार ने, आरबीआई ने अच्छा खासा रेट कट किया है और सरकार ने मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है। ठीक है, तो उसके अलावा वहाँ पे कोई सुधार नहीं है। तो ये इम्प्लाई करता है कि उनका ये कहना है कि जो एनपीएस का प्रॉब्लम है, जो लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम है, उसके वजह से एनपीएस हमेशा यहाँ से करेक्ट करेगी, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस होगा। ये 1 साल तो ये आउट है, इसमें आप एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करते हो तो वो रिस्क है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बैंक्स जो है वो उसका फ़ायदा उठाएगी कि एनबीएफसीज वीक हो गए। मतलब एनबीएफसीज का ज़्यादा जो फोकस होता है वो रूरल मार्केट पे होता है, अर्बन पुअर पे होता है। तो ऐसे अर्बन पुअर और रूरल एरियाज़ को भी कैटर करने का काम वो करेंगे जो बैंक्स है। तो इसका मतलब आप समझो कि
कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो पहले एनबीएफसीज थे और अभी वो उनको रिसेंटली बैंकिंग का लाइसेंस मिला है, जिसमें इक्विटास आ गया, उज्जीवन आ गया, बंधन बैंक आ गया। तो अगर ये बैंक्स है और ये उस मार्केट को कैटर करते हैं तो हो सकता है कि ये आगे चल के क्योंकि उनको इन मार्केट का स्पेशलाइजेशन भी है और ये बैंकिंग सेक्टर को एनबीएफसीज के फॉल का फायदा होने वाला है, राइट। तो ये जो रीज़न है जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि जो इंटरव्यू था राकेश झुनझुनवाला जी का, उन्होंने उसमें काफ़ी बातें कही है, लेकिन वो कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक बातें नहीं करते। वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक की बातें करते हैं, सेक्टर वाइज भी वो ज़्यादा बात नहीं करते। उनको पूछा गया कि आपको ऐसे लग रहा है क्या कि टेलीकॉम सेक्टर अच्छा चलेगा क्या, तो उन्होंने कह दिया कि चलो आप बोल रहे हो तो टेलीकॉम भी अच्छा चलेगा, उसके अलावा जो पीएसयूज़ है वो भी अच्छी चलेगी। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया है। तो काफ़ी जेनरिक आंसर है, उस पे से हम ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हम इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैंने इस बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरा जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी वीडियोस बनाते रहता हूँ जिसमें मोस्टली मैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कुछ ऐसे स्टॉक्स करता हूँ जहाँ पे कोई न्यूज़ है, कोई कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है, या फिर जो अंडर वैल्यूड है जहाँ पे इन्वेस्टिंग का मौका है, ऐसे कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस में करता हूँ। और उसके अलावा मैं मार्केट का हफ्ते में कम से कम 2 बार तो एनालिसिस करता हूं, ताकि मार्केट में चल क्या रहा है, वो क्यों चल रहा है, कौन से सेक्टर्स में चर्निंग चल रहा है, ये सब आपको यहाँ से समझ में आए। सो गाइज, जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं एनएससी का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और एनएससी का सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। तो जो भी मैं स्टॉक्स आइडियाज़ दे रहा हूँ उसको आप कोई भी रिकमेंडेशन ना समझे। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है और आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस में मेरी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉसेस। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच।